तो वेलकम बैक टू द लास्ट एंड फाइनल डे ऑफ अवर सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जहां पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के इंडियन इको के लास्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक अकेला चैप्टर है, पूरे के पूरे 8 नंबर एक अकेला चैप्टर कवर करने वाला है। इसी के साथ साथ हमारा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी तीनों ही सब्जेक्ट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएंगे। हमने पूरे सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करे हैं। पूरी की पूरी वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी सीरीज हमने ये खत्म करी है। आज की वीडियो रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वाले चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जिसमें आपको करीब 8 नंबर का ही पेपर देखने को मिलता है, जिसमें आराम से 4 एमसीक्यूज और सिर्फ एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन छोटा सा चैप्टर पूरे 8 नंबर हमारे कवर करता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से बन जाता है। शुरू करते हैं हमारे वीडियो को हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। इन द डिकेड ऑफ द 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इट्स डैश इंडस्ट्रीज। नेशनलाइजेशन का देखो क्या मतलब होता है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे देश की जो सरकार है, वो सरकार किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, किसी पर्टिकुलर चीज को अपने कंट्रोल के अंडर ले रही है, अपने कंट्रोल के अंडर करके खुद उसको चलाना चाहती है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था ड्यूरिंग द सेम पीरियड, बैंक्स को, इंडिया के बैंक्स को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किए थे इंडिया की सरकार ने, जिसका मतलब ये था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी बैंक हैं अब से इनको प्राइवेट सेक्टर नहीं चलाएगा, बल्कि इनको कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी। ऐसा यूजुअली गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो गवर्नमेंट बोलती है कि तुम ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत गरीब है, लोगों को ये सारी सर्विसेज देना ज्यादा जरूरी है देन जस्ट मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो सरकार ने, इंडिया की सरकार ने बैंक्स को नेशनलाइज किया था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने किस चीज को नेशनलाइज किया था 1970s में? वो थी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। जितने भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि मशीनरी वगैरह, जितनी बेसिक हैवी चीजें हैं, इन सब चीजों को बनाने वाली जो कंपनीज थी, वो जो इंडस्ट्री थी कैपिटल गुड्स की, उसको सरकार ने नेशनलाइज किया था, यानी कि अपने कंट्रोल के अंदर लिया था कि अब से इसको प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलाएगा, बल्कि हम गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इसको चलाएगा, एंड दैट टू फॉर द सर्विस मोटिव ऑफ द नेशन। तो कैपिटल गुड्स की सर्विस इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था पाकिस्तान ने 1970s में। इंडिया ने किसको नेशनलाइज किया था? बैंक्स को इंडिया की गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था। दूसरा एमसीक्यू मेरे पास आता है, चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस का डिटरमाइन होना। ठीक है, कि हम बोल रहे हैं कि मार्केट में क्या होगा वो सरकार नहीं डिटरमाइन कर रही, बल्कि कौन डिटरमाइन कर रहे हैं? डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही हैं। उस चीज को मैं बोलती हूँ मार्केट मैकेनिज्म। सो चाइना ने क्या यूज किया था? मार्केट मैकेनिज्म को यूज किया था ताकि वो सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट कर सके। ये चीज बिल्कुल ट्रू है। देखो, चाइना की जो गवर्नमेंट है ना, वो शुरू से ही काफी ज्यादा इन्वॉल्व्ड रही है। चाइना काफी ज्यादा एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी रही है, सरकार के हाथ में काफी ज्यादा चीजें रही हैं। बट पिछले कुछ डिकेड्स में गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने खुद के कंट्रोल के साथ साथ काफी ऐसी इंडस्ट्रीज में, काफी जगह पे डिमांड सप्लाई के मार्केट मैकेनिज्म को भी चलने दिया है, ताकि हमारी जो है चाइना की सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा ग्रो हो सके। तो हाँ, मैं इस चीज पे एग्री करती हूँ कि चाइना की जो इकोनॉमी है सोशलिस्ट काइंड ऑफ है, कैपिटलिस्ट नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखती है हर चीज को। पर पिछले कुछ 3-4 डिकेड्स में हमने ये भी देखा है कि अलोंग विद द सोशलिस्ट थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, मार्केट मैकेनिज्म यानी कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे भी होने दिया है, मार्केट को चलने दिया है, ताकि और ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके चाइना में। तो ये चीज बिल्कुल सच है। ठीक है, दूसरी चीज आती है, सोशल इंफ्रा creation by the government has brought positive results in the human development indicator in China। तो देखो, ये चीज भी अपने आप में बिल्कुल सच है। क्या बोल रहे हैं कि चाइना में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि एग्रीकल्चर वगैरह के लिए जो बहुत ज्यादा मस्ट नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो चाइना में किसने बनाया? चाइना की सरकार ने बनाया। और इससे क्या हुआ, चाइना का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर थे वो अच्छे हो गए। ये चीज बिल्कुल सच है, चाइना की सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया, अनलाइक इंडिया की सरकार, विच इज वाई चाइना जो है काफी ग्रो हुआ था। चाइना की जो है काफी चीजें इंप्रूव हुई थी जब चाइना की सरकार ने इंफ्रा क्रिएट किया था। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहले में हमने डिमांड सप्लाई की बात करी है, दूसरे में हम बोल रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ किया। दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑल्दो दोनों चीजें सच है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
चलो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर। देखो, हम इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की अगर जर्नी की बात करें तो पहली चीज इन तीनों को मिली थी जो आजादी, इन तीनों को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मिली थी, ठीक है। इंडिया को और पाकिस्तान को हमारी आजादी मिली थी 1947 में, चाइना को आजादी मिली थी 1949 में। 1947 में मिली थी इंडिया को और पाकिस्तान को। इंडिया को 15 अगस्त को मिली थी और पाकिस्तान की एक दिन पहले 14 अगस्त को 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को जो आजादी मिली थी। चाइना को मिली थी 1949 में। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इनिशियल कुछ सालों में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने ही अपने जो है पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया था, यानी कि तीनों की जो सरकार थी, सरकार ने बहुत ज्यादा चीजों को अपने हाथ में लिया था और सरकार ने बोला था कि नहीं, अभी देश मेरा बहुत गरीब है, अभी मेरे देश को मेरी सपोर्ट की जरूरत है, तो हम अभी प्राइवेट सेक्टर को नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर को काम करने देंगे। विच इज वाई जो गवर्नमेंट थी हमारे देश की, जैसे वो 5 ईयर प्लान्स लेके आती थी। जैसे कि इंडिया में 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट ने लाने शुरू कर दिए थे 1951 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हमारे देश की सरकार भी 5 ईयर प्लान्स लाती थी। चाइना और पाकिस्तान में भी सिमिलर हमें ट्रेंड देखने को मिला था। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले नंबर 1, तीनों देश ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उनको आजादी मिली। फिर उसके बाद तीनों देशों ने सबसे पहले क्या किया, पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया। तीनों ही देश 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम लेकर आए थे, जिसके अंडर तीनों ही देशों ने अपने देश की जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर था उस पर फोकस किया था। लेकिन फिर तीनों ही देशों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि नहीं यार, सरकार से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, अब हमें जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा फिर तीनों ही देशों ने कि नहीं यार, अब हमारे देशों को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज की जरूरत है। तो हमारे देशों ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए। इंडिया ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया था 1991 में, इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया था 1991 में, पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया था 1988 में। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को फोर्स किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक, बाय द वर्ल्ड, कि तुम भैया प्लीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आओ वरना तुम्हारी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो इंडिया और पाकिस्तान को फोर्स किया गया था। तो इसलिए इंडिया 91 में, पाकिस्तान 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि जो हमारा इंडियन इको का चैप्टर 3 में जो कुछ हमने पढ़ा था वो कुछ हुआ था। लेकिन चाइना को किसी ने फोर्स नहीं किया था। चाइना की सरकार जो है अपने आप से उसको समझ आ गया था कि भैया हमारे देश को जरूरत है इन चीजों की। तो जो चाइना की सरकार थी, चाइना की सरकार लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइजेशन, ये जो है बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लेकर आई थी, 1978 में ही लेकर के आ गई थी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, इंडिया और पाकिस्तान को कब आजादी मिली, 47 में, चाइना को 49 में। उसके बाद तीनों ही देशों ने 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम शुरू किया। इंडिया ने जैसे कि 1951 से शुरू किया था, जिसके अंदर तीनों ही देशों ने बोला कि भैया हम अपने देश के सरकारी पब्लिक सेक्टर को तवज्जो देने वाले हैं, हम सब कुछ इनके हाथ में देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देश बहुत गरीब है, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बनाने के लिए हम काम करने नहीं दे सकते, हम खुद से काम करेंगे और अपनी सोसाइटी के लोगों का भला करेंगे, अपने देश का भला करेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ साल बाद पहले चाइना को समझ आया कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिसके अंदर बेसिकली लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज जो हमने किया था, सिमिलर कुछ काम जो है चाइना ने भी करे थे। चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आया था, पर चाइना अपने आप से लेकर आया था कब, 1978 में। इंडिया को और पाकिस्तान को फोर्स किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक कि भैया प्लीज ले आओ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वरना तुम्हारी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो इंडिया लेकर आया 91 में और पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया 1988 में, ठीक है। चलो अगला आता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर नेशन ऑफ G20। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है बांग्लादेश। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, काफी बच्चे बोलते हैं मैम ये तो सिलेबस में ही नहीं है, कहीं पर नहीं है। देखो एनसीईआरटी में हो, अगर तुम फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर तुम संदीप गर्ग जैसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसमें बुक में एज इट इज तुम्हें नहीं दिया हुआ, चैप्टर में नहीं दिया हुआ, बल्कि बुक के बिल्कुल एंड में तुम जाओगे, तुम्हें मिलेगा अपेंडिक्स 7, ठीक है। वहां पे तुम्हें G20, G7, ब्रिक्स और सार्क ऐसी 3-4 चीजों के बारे में दिया हुआ है, जिनको प्लीज एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि इसके ऊपर रेपिटेटिवली MCQ आया है, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 8 में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो इन चीजों पे नहीं आएगा, वो ज्यादातर कंपैरिजन वगैरह पे, लिबर्टी इंडिकेटर्स पे आ जाता है, इन चीजों पे नहीं आएगा। लेकिन इन चीजों पे अ लॉट ऑफ टाइम एक MCQ आया है। तो एक बार आपके संदीप गर्ग की बुक के एंड में है अपेंडिक्स 7, वो पढ़ लेना। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जिसमें हम G20 के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा G7 के बारे में पढ़ते हैं, सार्क के बारे में पढ़ते हैं,
ब्रिक्स के बारे में हमें दिया होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी बुक में आपको दे रखी होती है, जिसको प्लीज एक बार पढ़ लेना। जैसे कि इस वाले का आंसर है कि जो इन सब में से ये भी मेंबर है G20 का, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, लेकिन बांग्लादेश मेंबर नहीं है G20 का। G20 में बेसिकली 19 कंट्रीज आती है जो G20 के मेंबर हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ये भी G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये लोग सब लोग जो है G20 के मेंबर्स हैं। चलो, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट दिस हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है। मुझे एट द एंड पूछा हुआ है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना इन द 1970s। मुझे ऊपर जो भी स्टेटमेंट दी हुई है आई डोंट केयर, क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताओ, एक्सप्लेन करो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए जब चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया 1970s में। देखो, अब हो क्या रहा था ड्यूरिंग द 1970s, चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत 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 ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी, और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसकी देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो करे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो तुम्हारे देश के लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके रिसोर्सेज पे ओवरबर्डन हो। तो चाइना ने भी सोचा कि यार बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ तो करना होगा। तो चाइना 1970s में क्या लेके आया, वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, जिसके अंडर चाइना ने अपने देश के लोगों को फोर्स किया कि तुम सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हो, एक से ज्यादा तुम चाइल्ड पैदा नहीं कर सकते हो, कपल्स को ये बोला। अब इससे हुआ क्या, नंबर 1 चीज इससे हुई डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हो गई थी, जो कि इनिशियली देखा जाए एक अच्छी बात थी कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से ग्रो करे। लेकिन उसकी वजह से क्या होने लगा था, उसकी वजह से पहली चीज तो होने लगी थी डिक्लाइन इन जेंडर रेशो। तो होने क्या लगा था, जब लोगों को सरकार ने बोला कि तुम सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हो, तो जैसे कि हमारे लोगों की जो है पुरानी एक मेंटेलिटी है कि जो है अगर एक बच्चा है तो हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए, विच इज वाई अगर किसी को मतलब पहले ही लोग जो एग्जामिन करवा लेते थे कि अगर बेटी हो रही है तो लोग बेटी को पैदा नहीं करते थे, सिर्फ बेटे को ही पैदा करते थे। तो जेंडर रेशो डिक्लाइन होने लग गई थी, कोई भी एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं और वो एक बच्चा भी डॉटर हो, ये कोई नहीं चाहता था। तो लोग जो है डॉटर को अगर एग्जामिन करके पता चलता था कि बेटी होने वाली है तो वो लोग नहीं करते थे, तो बेटा करते थे, जिसकी वजह से जेंडर रेशो डिक्लाइन होने लग गई। जिसकी वजह से चाइना ने काफी जगह पे, सरकार ने ये अलाउ कर दिया था कि अगर आपका पहला बच्चा एक डॉटर हो रहा है तो फिर आप उस केस में सेकंड बच्चा जो है कर सकते हो। तो जेंडर रेशो डिक्लाइन होने लग गई थी, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत बुरी बात है कि आपका जेंडर रेशो डिक्लाइन हो। नंबर 3, इसकी वजह से क्या होने लग गया था, राइज इन एल्डरली पॉपुलेशन। अब देखो होता क्या है ना, किसी भी देश के लिए ना यूथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का जो यूथ है वही उस देश की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। जो भी किसी देश की ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये लोग कुछ काम नहीं करेंगे पर ये लोग आपके रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ठीक है, खाने पीने में इनके ऊपर उल्टा देश को पैसा लगाना पड़ेगा। यूथ जो है वो काम करके देश को पैसा कमा के देगा, और कोई भी देश यही चाहता है, किसी भी देश के लिए यही अच्छा होता है कि उसका यूथ, उसकी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े और ओल्ड एज पॉपुलेशन कम हो। ठीक है, लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, बच्चों को पैदा होने नहीं दे रहा है। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, लोग पैदा नहीं कर पा रहे बच्चे, विच इज वाई अब अगर यूथ ज्यादा नहीं होगा, अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो यूथ नहीं होगा ज्यादा, उल्टा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूथ था वो ओल्ड होगा। तो चाइना में क्या होने लग गया था, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी और यूथ की पॉपुलेशन कम हो गई थी, विच इज वाई चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो गई थी और उल्टा ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी। अगर हर कोई बुढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, कमाने वाला कोई है नहीं, तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? तो इकोनॉमी कैसे चलेगी अगर यूथ नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ ओल्ड एज लोग है, कमाएगा कौन? तो राइज इन एल्डरली पॉपुलेशन हो गया था, डिक्लाइन इन यंग पॉपुलेशन हो गया था, विच इज वाई एक जीडीपी पे बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है। डिक्लाइन इन जेंडर रेशो हो गया था। ठीक है, लोग बेटियों को पैदा नहीं कर रहे थे, बेटों को पैदा करना चाहते थे, और डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी। देखो थोड़ा सा कम होना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी, लेकिन चाइना की एक टाइम पे उल्टा पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी थोड़ी सी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा किसी भी देश के लिए नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में जाए। सो ये जो है 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, जिसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ साल बाद चाइना 2 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया था, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी पे भी एक बार के लिए चाइना आ गया था। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का? तो सबसे पहली चीज तो आती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं क्या।
देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्या मतलब है, मतलब देखो एक प्रॉपर एक एरिया है, उस एरिया में जो भी कोई एक बिजनेस खोलेगा, जो भी कोई एक इंडस्ट्री खोलेगा, उसको कुछ ना कुछ टैक्स कट, कुछ ना कुछ उसको अच्छी चीज मिलेगी। जैसे होता है ना कि एक साइबर हब बन गई पूरी, साइबर हब मतलब कि एक एरिया है जहाँ पे सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सारे में भी फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस है, एक साइबर हब टाइप एरिया हमने बना दिया, ठीक है। उस एरिया में कोई भी अगर बिजनेस खोलेगा तो उसको टैक्स फ्री हो जाएगा, वो उसको जीएसटी नहीं लगेगा, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है फैसिलिटीज दी जाएंगी बाय द गवर्नमेंट। उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक लॉज बनाएगा, जो देश भर के जो लॉज हैं वो उन पे लागू नहीं होंगे, बल्कि उनके ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे जो उन पे लागू होंगे। जीएसटी और टैक्स वगैरह इनको माफ कर दिया जाएगा, इनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इससे होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस जो है मोटिवेट होते हैं कि हम जाके अपना बिजनेस खोलें, कहाँ खोलें, इस देश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके खोलें। इससे आपको जो है, एंड इवन चाइना को भी क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली थी। इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ था, बहुत ही ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन टेक्नोलॉजी इससे चाइना में आने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब फॉरेन के लोग हैं, बिजनेसेस हैं, वो आने लगे चाइना में, अपना बिजनेस खोलने लगे चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, विच इज वाई चाइना की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ा और चाइना की इकोनॉमी की बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, इनफ्लो ऑफ द ओवरऑल कैपिटल, ठीक है, इन द चाइना के जो लोग हैं वो ज्यादा जाकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बिजनेस खोलने लगे। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जैसे कि नोएडा में है, चेन्नई में है, महाराष्ट्र में है। तो इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सरकार ने खोले हैं। अगेन इंडिया की सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आए। तो जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलोगे, बाहर के देश की कंपनीज जो है वो मोटिवेट होंगी कि इस देश में जाके इस एरिया में ही कंपनी खोली जाए, कोई कहीं और कंपनी हम ना खोलें। तो अगर कोई कंपनी पहले कहीं आपके देश में अगर आना भी ना चाहे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देख के बाहर की कंपनीज आपके देश में आएंगी, पैसा भी डालेंगे, टेक्नोलॉजी भी साथ में लेकर के आएंगी। चलो अगला मेरे पास सेट 2 का आता है पहला एमसीक्यू। एक बार पहले फटाफट से खुद एमसीक्यू पढ़ो फिर आंसर करो। चाइना वॉज एबल टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये तो जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। इसका क्या आंसर है? वन चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था 1970s में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम हो गई थी, जेंडर रेशो खराब हो गई थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट अल्टीमेटली जो उनका गोल था वो तो फुलफिल हो ही गया था। ठीक है, आज के देश में देखो चाइना पीछे चला गया है, इंडिया नंबर 1 पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो वन चाइल्ड पॉलिसी इसका आंसर है। अच्छा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था जो मैंने आपको बता दिया। चाइना कब लेके आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? 1978 में लेकर आया था। अपनी इकोनॉमी को एक ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने बनाई थी कि कोई भी मेरे देश में आके बिजनेस कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ओपन अप कर दिया था। इसके अंडर सरकार ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, इसके अंडर जो है सरकार ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आई थी। ठीक है, जिनके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली सरकार ने क्या किया था, जैसे इंडिया की सरकार लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, 3 चीजें करी थी इंडिया की सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर। इंडिया कब लाया था? 1991, पाकिस्तान 1988, लेकिन चाइना हम सबसे पहले ले आया था और अपने आप से लाया था, किसी ने फोर्स नहीं किया था, 1978 में। इसमें चाइना की सरकार ने ओपन डोर पॉलिसी करी थी कि कोई भी हमारे देश में आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जो मैंने अभी आपको बताया है। एंड ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी करी थी कि कुछ जगह पे सरकार खुद से प्राइस डिसाइड करती थी, कुछ जगह पे सरकार डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को डिसाइड होने देती थी। ठीक है, इसके अलावा सरकार जो है एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इंडस्ट्री में, हर जगह पे रिफॉर्म्स लेकर आई थी। ठीक है, फिर एक ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन, इसके अंडर सरकार ने क्या किया था, रूरल एरिया के लोगों को मोटिवेट किया था। क्या मोटिवेट किया था कि तुम जाओ, कहां जाओ, तुम जाओ अर्बन एरिया में, वहां पे जाके तुम स्टडी करो, वहां पे जाके तुम काम करो और उनका तुम कल्चर देखो, उनका तुम कल्चर सीखो और उस कल्चर को, उनके कल्चर को वापस लेकर आओ रूरल एरिया में, ताकि रूरल एरिया भी डेवलप हो सके। तो ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चर के बेसिस पे रेवोल्यूशन यहाँ पे सरकार ने करी थी। सरकार ने बोला था, अपने रूरल एरिया के लोगों को बहुत मोटिवेट किया था कि तुम जाओ अर्बन एरिया में, जाओ वहां पे जाके पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन लो, वहां पे जाके काम देखो, काम सीखो और वहां का कल्चर सीखो और उसी कल्चर को तुम रूरल एरिया में भी लेकर आओ, रूरल एरिया के लोगों को भी पढ़ाओ, काम कराओ। ठीक है, इसकी वजह से ही हमें एक चीज देखने को मिलती है कि इंडिया और पाकिस्तान के कंपेरेटिवली चाइना में, इंडिया और पाकिस्तान के कंपेरेटिवली चाइना में अर्बनाइजेशन
बहुत ज्यादा है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत सारे लोग चाइना में अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में नहीं रहते। वेयर एज इंडिया में आज की डेट में भी रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग अर्बन एरिया में नहीं रहते, पर चाइना में बहुत सारे लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन जो कि कौन लेकर आया था? माओ जेडोंग लेकर आया था। माओ जेडोंग लेकर आए थे। चलो अगला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने क्या किया? वन चाइल्ड पॉलिसी, ये हमारा आंसर इसमें था। The present day rapid industrial growth in China can be traced back to the economic reforms introduced in 1978। तो हमने क्या बोला? चाइना में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, बहुत रैपिडली हो रही है, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना का ग्रो कर रहा है। ये क्यों है? मेजरली क्यों है? बिकॉज चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान से पहले, चाइना ने हम दोनों से पहले अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए थे चाइना 1978 में। एंड यू नो आज की डेट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया जो है काफी पीछे है चाइना से काफी सारी चीजों में। उसका एक मेजर रीजन उसका है कि चाइना 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आया था, वेयर एज इंडिया ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद जाके रिफॉर्म लेकर आया था। एंड 1978 में जब चाइना ऑलरेडी इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आया तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, विच इज वाई इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम ओपन नहीं थे, सिर्फ चाइना ओपन था। तो सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी चाइना के पास आ गई थी उसी टाइम, विच इज वाई चाइना आज हम दोनों देशों से बहुत आगे है। ठीक है, सो चाइना में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ 1978 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हुआ क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म 2 फेजेस में हुए थे, जिसमें से फेज 1 में इनिशियली क्या हुआ था? एग्रीकल्चर पे, फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे रिफॉर्म लेकर आए गए थे। सेकेंड फेज में क्या हुआ था? इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म लाए गए थे। तो 2 फेजेस में चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। पहले फेज में चाइना ने अपने एग्रीकल्चर को, फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को इंप्रूव किया था। सेकंड फेज में चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव किया था, उसमें रिफॉर्म लेकर आए थे। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। पॉलिसी ऑफ ड्यूअल प्राइसिंग वाज अडॉप्टेड, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ एरियाज में जैसे कि फार्मिंग से रिलेटेड कुछ चीजों में जो प्राइसिंग थी वो गवर्नमेंट सेट करती थी। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं चाइना की इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी। हमारे देश में सरकार प्राइसिंग सेट नहीं करती, पर चाइना के देश में काफी चीजों में, फार्मिंग रिलेटेड चीजों में सरकार ही प्राइस सेट करती थी। लेकिन काफी ऐसी चीजें थी जहां पे सरकार कोई दखलंदाजी नहीं करती थी और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन होने देती थी। इसी को बोला गया है ड्यूअल प्राइसिंग। ठीक है, इसी को बोला गया है ड्यूअल प्राइसिंग की नंबर 1 कुछ एरियाज में फार्मिंग वगैरह में गवर्नमेंट करते थे, नंबर 2 कुछ एरियाज में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता था। ये ड्यूअल प्राइसिंग थी, ये भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट रिवोक्ड द पॉलिसी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ज्यादातर बच्चे इसमें यस करके आ जाएंगे क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे गवर्नमेंट ने अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? रिवोक्ड। रिवोक का मतलब होता है वापस लेना, बंद करना, खत्म करना किसी चीज को। क्या ऐसा किया था गवर्नमेंट ने? ऐसा नहीं किया था। गवर्नमेंट ने रिवोक नहीं किया था, गवर्नमेंट ने बनाए थे, इस्टेब्लिश करे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये तो उल्टा ऑपोजिट है, तो ये नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था चाइना ने 1978 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर? नंबर 1 2 फेजेस में किया। फेज 1 एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। फेज 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर। नंबर 2 ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी बनाई। एंड नंबर 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे, बंद नहीं करे गए थे। ये स्टेटमेंट बोलती है कि बंद करे गए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 and 2। चलो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हैव सिमिलर फिजिकल एंडोवमेंट्स, यानी कि फिजिकली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सेम है ऑलमोस्ट, जो कि ट्रू है। क्यों? क्योंकि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान मैप के ऊपर अगर हम देखें तो बिल्कुल साथ में है, नेबर्स हैं। ठीक है, विच इज वाई हम तीनों के पास जो रिसोर्सेज हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के पास वो सिमिलर है। ठीक है, तीनों ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज सबके पास ऑयल है। हम सारी कंट्रीज के पास, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के पास ऑयल फॉर एग्जाम्पल इतना नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो फिजिकल रिसोर्सेज है वो सेम है, बट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम टोटली डिफरेंट है। ये भी बिल्कुल सच है। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में सोशलिस्ट सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करती है, और पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहां पे तो अगर सरकार आती है, सरकार अपनी पूरी टर्म भी खत्म नहीं कर पाती, पहले ही सरकार गिर जाती है, कभी मिलिट्री का जो है रूल बन जाता है। तो पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इंडिया में लगातार आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी रही है, जो कि इंडिया की एक बहुत अच्छी बात है। और चाइना में जो सरकार है वो सोशलिस्ट है, कि सरकार एक ही सिंगल सरकार है और वही अपने अकॉर्डिंग पूरे देश को चलाती है। तो तीनों देशों के पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अलग है, ये बात बिल्कुल सत्य है।
इंडिया एंड पाकिस्तान लेड ग्रेट एम्फोसिस ऑन क्रिएटिंग अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर। ये चीज बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो ऑल द कंट्रीज, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की जैसे बात हो रही है, हमारा मेन एम्फोसिस था प्राइवेट सेक्टर पर नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर पे। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। हम प्राइवेट पे नहीं पब्लिक सेक्टर पे फोकस कर रहे थे, लेकिन ये चीज बिल्कुल ट्रू है। हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज तो सेम है पर पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अलग था। तो वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। After the implementation of economic reform, Pakistan experienced slowdown of growth due to various reasons. उसमें क्या क्या रीजंस थे? तो रीजंस हमारे तीनों ही थे। तो मेरा आंसर होगा 1, 2 एंड 3। हुआ क्या था? देखो, इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म्स लाए, पाकिस्तान 1988, चाइना 1978। ठीक है, तो जब पाकिस्तान 1988 में रिफॉर्म लेके आया, सोचा तो था उसने कि सब अच्छा होगा, पर उल्टा बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इवन मोर देन इंडिया। ठीक है, इंडिया से भी कई गुना ज्यादा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उनके पास बहुत अच्छा फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड था। ठीक है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जब डिवीजन हुई थी तो इंडिया का काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड जो है पाकिस्तान के पास चला गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज था। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान ये रिफॉर्म लेके आया तो पाकिस्तान का उसके बाद एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डाउनफॉल आने लगा। उसके बाद से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। एंड क्योंकि तुम्हारी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और तुम्हारा एग्रीकल्चर भी खराब हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी का तो डाउनफॉल आएगा ना। ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और तुम्हारा एग्रीकल्चर भी अब अच्छा नहीं चल रहा, एग्रीकल्चर भी सही से नहीं चल रहा, कभी सीजन अच्छे नहीं चल रहे, कभी तुम्हारी जो है फसल अच्छी नहीं हुई, कभी कुछ दिक्कत, तो एग्रीकल्चर ही तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा, तो इकोनॉमी तो जो है स्लो डाउन होगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरी चीज, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो, पाकिस्तान जो है ना, उसको बहुत ही ज्यादा लोन्स और रेमिटेंसेस मिल रहे थे, ग्रांट्स मिल रही थी उधर के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इनिशियली पाकिस्तान को छोड़ के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल हुए। उन लोगों ने जाके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कमाना शुरू किया और पाकिस्तान में पैसा भेजना शुरू किया। जैसे आज के डेट में होता है ना कि इंडिया के लोग कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, वहां पे जाके सेटल हो गए, वहां पे जाके पैसा कमाने लगे और वापस इंडिया में पैसा भेजने लगे अपनी फैमिलीज को। ठीक है, यही चीज पाकिस्तान के साथ हुई। पाकिस्तान के लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल होने लगे, पैसा कमाने लगे और अपने देश में अपनी फैमिलीज को पैसा भेजने लगे। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या था? रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, की बाहर से लोग पैसा कमा के अपने घर पे भेज रहे हैं, या फिर ग्रांट्स, लोन्स, डोनेशंस, बहुत सारी चीजें यूएस और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है दे रहे थे पाकिस्तान को। तो ये बहुत बड़ा जो है इनकम का सोर्स था पाकिस्तान के लिए। बट कोई भी देश तुम्हें कितने साल तक जो है लोन दे सकता है, डोनेशन दे सकता है, एक पॉइंट पे आके हर देश पीछे हट जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम आपको जो है रेमिटेंसेज आने बंद हो गई, लोन्स, ग्रांट्स, डोनेशंस आने बंद हो गए। जब बाकी देशों ने मदद करना कम कर दिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने लग गई। तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था रेमिटेंसेस पे। जब वो रेमिटेंसेस खत्म होने लगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने लग गई। एंड लास्टली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे मैंने बोला, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडिया शुरू से डेमोक्रेसी रही है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल डेमोक्रेसी रही है। कभी हमारी मिलिट्री ने इंटरफेरेंस नहीं करी है, कभी हमारी सरकार ने जो है डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई है। पर पाकिस्तान में ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी जो डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान की सेटल हो सके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी में कभी उनकी सरकार बनी और जैसे हमारी सरकार है कि 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल सरकार चलती है, री इलेक्शन होता है। पाकिस्तान में ऐसा हुआ ही नहीं कि सरकार बनी और 5 साल तक चल पाई, और सरकार पहले ही गिर जाती थी किसी न किसी रीजन से, और पहले ही सरकार को गिर जाने की वजह से दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ते थे। कभी मिलिट्री का रूल आ गया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है शुरू से पाकिस्तान में, विच इज वाई अगेन इकोनॉमी जो ग्रो नहीं हो पाई। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही रीजन इसमें ट्रू है। एंड देखो, मैं इसलिए आपको इतना ज्यादा अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको तीनों पॉइंट्स लिखने आ सकते हैं, जिसकी हम आगे बात भी करेंगे। तो यही तीनों पॉइंट आपको 4 नंबर में वापस से एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे डिटेल में, इसलिए मैं इनको डिटेल में इतना आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये तो हम सबसे ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रेपिटेटिवली सबसे ज्यादा 4 नंबर में सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, हमें तो आता ही नहीं डाटा, हमें तो आता ही नहीं क्या करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, लिख के ले लो मेरे से, अगर तुम जस्ट क्वेश्चन को अच्छे सही ढंग से प्रेजेंट करके आ गए, अटेम्प्ट करके आ गए, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं कह रही हूँ तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तुम्हें आता ही नहीं कि क्या है। पर अगर तुमने एक नॉर्मल
बच्चे की तरह अच्छे से प्रेजेंट भी कर दिया ना, तो तुम्हें 4 में से 2 से 3 नंबर गारंटेड मैं दे सकती हूँ, ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि 4 में से 3 नंबर तक मिल जाएंगे। जस्ट नॉर्मल प्रेजेंटेशन करके आनी है। कैसे? सबसे पहली चीज ये समझो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों का डेटा दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या है? इन इंडिया एंड चाइना। सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं कि क्या पूछा है। बच्चों को लगता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों को कंपेयर करना है, तो बच्चे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों का ही कंपैरिजन लिख के आ जाते हैं। लेकिन नलायकों, उन्होंने पाकिस्तान तो पूछा ही नहीं, तो तुम पाकिस्तान को काटा मार दो। पाकिस्तान का हमें कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ने पाकिस्तान नहीं पूछा। नंबर 2, हमें 2 बेसिस दिए हुए हैं, एक है जीवीए, एक है वर्कफोर्स। इस क्वेश्चन ने तो दोनों का पूछा है, पर अलॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन सिर्फ एक के बारे में ही पूछता है, दूसरे के बारे में पूछता ही नहीं है। तो तुम्हें अगर सिर्फ एक का पूछा है तो तुम एक का ही लिख के आओगे, वो भी जिस जिस कंट्री का पूछा है उसका लिख के आओगे। अगर दूसरे का नहीं पूछा, दूसरे का नहीं लिख के आओगे। तो सबसे पहली चीज तो है कौन सी कंट्री का पूछा है, कौन सी चीज का पूछा है, ये तुम्हें सबसे पहले नोटिस करना है। लाइक यहाँ पे मुझे इंडिया, चाइना का पूछा है, तो मैं पाकिस्तान का डिलीट कर दूंगी। यहाँ से मुझे पाकिस्तान को देखना ही नहीं है कि पाकिस्तान का डेटा क्या है, क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या पूछा है? डिस्कस द शिफ्ट इन आउटपुट, आउटपुट यानी कि जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो मुझे दोनों ही चीजों के बारे में पूछा है, तो मैं दोनों ही चीजें बताऊंगी, इंडिया और चाइना की, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या लिखी है, सेक्टर वाइज। तो मैं किस बेसिस पे प्रेजेंटेशन करके आऊं? एक चीज जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं कि पहला पॉइंट बना दिया इंडिया का, उसके बारे में सब लिख दिया। दूसरा पॉइंट बना दिया चाइना का, उसके बारे में सब लिख दिया और आंसर कर दिया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। या फिर दूसरी चीज बच्चे क्या करते हैं, पहला पॉइंट बना दिया जीवीए का, उसमें इंडिया भी बता दिया, चाइना भी बता दिया। दूसरा पॉइंट बता दिया वर्कफोर्स का, उसमें इंडिया बता दिया, चाइना बता दिया। फिर से बिल्कुल 100% गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने तुम्हें ये नहीं पूछा कि जीवीए वर्सेस वर्कफोर्स बताओ, इंडिया वर्सेस चाइना। क्वेश्चन ने पूछा है सेक्टर वाइज। तो भैया जी तुम 3 पॉइंट बनाओगे, पहला एग्रीकल्चर का बनेगा, क्योंकि सेक्टर वाइज पूछा है, तो पहले एक सेक्टर का, फिर दूसरे सेक्टर का, और फिर तीसरे सेक्टर का तुम जो है पॉइंट बना के आओगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनेंगे। चलो, तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि हमें सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि किस किस देश के बारे में पूछा है। तो मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो मैं पाकिस्तान को डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। नंबर 2, मैं ये देखूंगी कि मुझे किस किस चीज के बारे में पूछा है, यानी कि यहाँ पे मुझे जीवीए के बारे में पूछा है या वर्कफोर्स के बारे में पूछा है। अगर कोई एक ही पूछा है तो मैं एक के बारे में लिखूंगी, अगर दोनों का पूछा है तो दोनों का लिखूंगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दोनों का पूछा है तो मैं दोनों का लिखूंगी। एंड नंबर 3, मुझे ये चेक करना है सेक्टर वाइज पूछा है या फिर जीवीए वर्सेस वर्कफोर्स पूछा है या फिर ईयर वाइज होता है। कई बार 2-3 ईयर्स का दिया होता है और ईयर वाइज एनालिसिस करने को बोला होता है। तो मैं अपने पॉइंट्स कैसे बनाऊंगी, पहले ईयर का, फिर दूसरे ईयर का, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेक्टर वाइज बोला है, तो मैं 3 सेक्टर्स हैं, तीनों का 3 पॉइंट बनाऊंगी, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस का। विद इन एग्रीकल्चर मैं जीवीए के बारे में बताऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी, इंडिया का बताऊंगी, पाकिस्तान, चाइना का बताऊंगी, विद इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के बारे में मैं क्या लिखूंगी? पहला पॉइंट एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स दिस इज एक्सप्लेन्ड एज बिलो, ठीक है। अब पहला पॉइंट होगा मेरा एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में इंडिया का 16% आउटपुट है, चाइना का 7% है, पर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और चाइना की इतनी है। तो सबसे पहली चीज 3 पॉइंट्स इस तरीके से बनाओगे। पहले मैं ये समझाती हूँ कि मान लो एक बच्चे को कुछ नहीं आता, तो भी वो बच्चा इसमें से 4 में से एटलीस्ट 3, 3.5 नंबर कैसे ले सकता है। तो पहली चीज तो किस बेसिस पे पॉइंट बनाने वहां तक देखो। उसके बाद क्या करो, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इन नंबर्स को जरूर लिख के आओ। बच्चे क्या करते हैं कि इन एग्रीकल्चर चाइना इज बेटर, इंडिया इज बेटर, दिस नहीं, बेटर छोड़ लिखने से बढ़िया है तुम ये लिखो कि इन एग्रीकल्चर द contribution of agriculture to GVA in India is 16%, whereas in China it is only 7%। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप बेटर लिखने से बढ़िया है साथ में नंबर जरूर लिख के आओ। जब आप साथ में नंबर्स लिख के आओगे ना, इंडिया 16%, चाइना 7%, दिस, तो जरूर मैम आधा से 1 नंबर फालतू आपको देने वाले हैं। अगेन ये तो जीवी हो गया, फिर मैं क्या बताऊंगी वर्कफोर्स का। बट इफ वी कंपेयर द वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो अब मैं वर्कफोर्स के बारे में बताऊंगी, वर्कफोर्स का देख के। तो बट इफ वी कंपेयर द वर्कफोर्स, India's 43% workforce is employed in agriculture, whereas in China only 26%
वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। सिमिलरली मैं दूसरा नंबर का पॉइंट बनाने वाली हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और मैं बिल्कुल बिल्कुल सेम तरीके से कुछ भी अलग नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ बिल्कुल सेम तरीके से मैं लिखूंगी कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए, सॉरी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीवीए इज 30% ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड 41% इन चाइना, ठीक है, वेयर एज if I compare the workforce of India and China distributed in the industrial sector, India की 25% workforce is there, China की 28% of workforce is there. Similarly मैं तीसरा पॉइंट बनाऊंगी सर्विस सेक्टर का, उसमें भी बिल्कुल सेम चीज लिखूंगी, सर्विस सेक्टर का पॉइंट बनाऊंगी, और सर्विस सेक्टर में भी बिल्कुल सेम चीज लिखने वाली हूँ। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द जीवीए इज 54% in India, 52% in China, but the contribution of distribution of workforce in the service sector is 32% in India एंड 46% इन चाइना, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हो, देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही है तो आपको ऑलमोस्ट 4 नंबर भी यहाँ पे टीचर दे सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लिखा, देखो मैंने कुछ भी कोई रीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मैंने प्रेजेंटेशन सही करी, मैंने सही कंट्रीज के बारे में लिखा, सही चीजों के बारे में लिखा, एंड मुझे सेक्टर वाइज बोला था तो मैं सेक्टर वाइज लिखूंगी। यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ईयर वाइज बोला है, सेक्टर वाइज बोला है, किसके वाइज बोला है। बच्चे ज्यादातर बच्चे इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर नहीं लिखेंगे, जीवीए वर्सेस वर्कफोर्स के 2 पॉइंट बना देंगे, इंडिया का 1 पॉइंट, चाइना का दूसरा पॉइंट बना देंगे, पर मुझे 3 सेक्टर के बारे में पूछा तो मैं 3 पॉइंट बनाऊंगी, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, तीनों पॉइंट्स के अंदर जो है मैं विद नंबर्स लिख के आऊंगी कि इन इंडिया इट इज दिस, इन चाइना इट इज दिस, इन इंडिया दिस इज दिस, चाइना इट इज दिस, ठीक है। अब अगर आपको कोई रीजन नहीं आता, कोई बात नहीं, स्टिल इवन इफ यू डोंट नो द रीजन, आप इतना लिख के आ जाओ, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 3 से 4 नंबर डेफिनेटली आपको टीचर दे देगा अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो। दूसरी चीज, देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएगा ही आएगा, बहुत 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 ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है हमें पेपर में देखने को मिला है। अगर ये नहीं आ रहा तो देयर आर हाई चांसेस कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है वहां पे रूरल वर्सेज अर्बन, ठीक है, मेल वर्सेज फीमेल का वहां पे स्प्लिट आ जाता है, सिमिलर तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है और हमें कंपेरिजन करने को बोला होता है। उसमें भी सेम चीज आपको देखनी है कि सेक्टर वाइज बोला है, जेंडर वाइज बोला है, ईयर वाइज बोला है, रूरल अर्बन वाइज बोला है, किसके वाइज बोला है, सेम तरीके से पॉइंट्स बना के आप एक्सप्लेन करके आ जाओ, जस्ट कि इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, इतना परसेंट, इतना परसेंट, ठीक है। तो वेरी हाई चांसेस इसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। पर अगर आपको कुछ ना कुछ रीजनिंग पता है तो हम कुछ ना कुछ रीजनिंग भी इसमें लिख सकते हैं। क्या रीजनिंग लिख सकते हैं? जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 7% आ रहा है एग्रीकल्चर से, बट इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन 43% जो है वो एग्रीकल्चर में है। इसका एक मेजर रीजन जो हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मेजर रीजन है कि इंडिया के बाकी दोनों सेक्टर्स में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। तो आप इसमें जॉबलेस ग्रोथ का पॉइंट क्यों नहीं लिख सकते? मुझे ये बताओ, आपने पढ़ी है ना इंडियन को, आपको पता है ना पिछले चैप्टर से कि जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनमें जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, उनमें ग्रोथ तो हो रही है, उनमें जीवीए का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है, बट उनमें ग्रोथ, उनमें जॉब्स नहीं है, वो सारा टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर में पॉइंट लिख दो कि डिस्पाइट ऑफ ओनली 16% कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीवीए, द वर्कफोर्स इन इंडिया इज 43% दैट इज इन एग्रीकल्चर। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द अदर सेक्टर्स इन इंडिया आर facing the problem of jobless growth, that is there is no jobs in the other sectors, which is why 43% of population is dependent on agriculture. या फिर आप बता सकते हो there is also a problem of disguised unemployment in India's agricultural sector. इंडस्ट्री में क्या बता सकते हो? चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। जब चाइना अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया, उसके बाद चाइना में क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। उसके बाद चाइना में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से चाइना का जो आप देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर 41% कंट्रीब्यूशन करता है चाइना के जीवीए में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी चाइना की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी जो थी वो भी, उसका भी मेजर गोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसकी वजह से भी चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा 54% और 52% जो है हमारा सर्विस सेक्टर है। तो आप इसके बारे में भी बता सकते हो कि हमारी जो देश है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमें क्या चाहिए होते हैं, अच्छे स्किल्ड टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं जो काम कर सके, सर्विसेज दे सके। तो इंडिया और चाइना का दोनों का ही जो है सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, 54-52% पे चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो है सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, बहुत चीप प्राइसेस पे यहाँ पे सर्विसेज हमें मिल जाती हैं, ठीक है। इंडिया एक बहुत अच्छा आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है, विच इज वाई इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर आपको रीजन आते हैं तो आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 1 रीजन लिख के आ जाओ इन एवरीथिंग, बट लिख कर आओ, क्योंकि उससे आपके 4x4 गारंटी हो जाते हैं।
बट इवन इफ आप रीजन नहीं पता, रीजन नहीं लिख के आ रहे हो, प्लीज करेक्ट मैनर में प्रेजेंटेशन करके आओ, बिकॉज अगर प्रेजेंटेशन भी सही से कर दी 3 नंबर तो कहीं नहीं गए, 3 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे प्रेजेंटेशन के, इवन इफ आपने कोई रीजनिंग नहीं लिखी। अगर रीजनिंग लिखी है तो फिर वो सोने पे सुहागा है, फिर वो तो बहुत अच्छी बात हमें है, ठीक है। रीजनिंग कैसे लिख सकते हो, देखो जॉबलेस ग्रोथ की बात कर दी मैंने, इंडिया का लिबरलाइज प्राइवेटाइज ग्लोबलाइज से रिलेटेड कुछ लिख सकते हो, जैसे कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो मेनली एलपीजी के बाद जो है ज्यादा ग्रो किया है, तो उसके बारे में बता सकते हो। इंडिया जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया उसके बाद से जो है हमारा सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म मैंने बता दिया, चाइना का जीएलएफ बता दो, कहीं पे चाइना का कल्चरल रेवोल्यूशन आ सकता है। पाकिस्तान का बुरा क्यों है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप इसमें समझा सकते हो। आपका रीजनिंग यहाँ पे जो भी आपने पीछे पढ़ा है इंडिया के बारे में इन ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स, और जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में, जीएलएफ, कल्चरल रेवोल्यूशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहाँ पे पाकिस्तान का क्या होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस है, पुअर एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान के बारे में वो चीजें बता दो, ठीक है। उन्हीं चीजों को रीजनिंग में दे सकते हो। बट अगेन अगर रीजनिंग नहीं आती तो भी इस क्वेश्चन को तो गलती से भी छोड़ के नहीं आना, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन आपके 3 नंबर गारंटी कर देगा जस्ट बाय प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आई होप ये पूरी चीज आपको क्लियर होगी। आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट से ज्यादा मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज स्क्रीनशॉट मत लो, नोट्स बनाओ साथ के साथ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। साथ के साथ हर चीज नोट्स में लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, प्रेजेंटेशन लिखो और फिर आगे चलो, क्योंकि नोट्स पड़े रह जाएंगे, स्क्रीनशॉट तुम्हारे पड़े रह जाएंगे गैलरी में, तुम उनको नहीं देखोगे। नोट्स बना लोगे, अच्छे रहोगे। चलो अगला मेरे पास फिर से एक एमसीक्यू मुझे देखने को मिलता है। द जीएलएफ कैंपेन फोकस्ड ऑन, जीएलएफ का मेन जो फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, जो मैं अभी बता चुकी हूँ। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया किसका मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में। अरे एशिया की कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर थोड़ी हो सकती है ना, हम तो एशिया के हैं भाई, यूरोप के थोड़ी हैं। तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर इंडिया नहीं है, इसका है, इसका है, इसका है, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। बिटवीन 1966 टू 76 माओ जेडोंग जो थे चाइना के, वो क्या लेकर के आए थे, वो एक ना मूवमेंट लेकर आए थे जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि तुम लोग ना, they were asked to work and learn from the real life situation prevailing in the countryside मतलब अर्बन एरिया ऑफ द चाइना। तो ये चीज भी मैं समझा चुकी हूँ। कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें रूरल एरिया के लोगों को मोटिवेट किया गया था कि भैया जी तुम लोग जाओ अर्बन एरिया में जाके पढ़ाई करो, स्टूडेंट्स को बोला गया पढ़ाई करो, प्रोफेशनल्स को बोला गया वहां पे जाके काम सीखो ऑन द अर्बन एरिया। ये कौन सा था, ये था हमारा कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है। कम्यून सिस्टम हमारा जीएलएफ के अंडर ही आया था, ओपन डोर पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंडर आई थी। लेकिन ये जो चीज थी, ये चीज क्या थी, हमारी ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें रूरल एरिया के लोगों को, प्रोफेशनल्स को, बच्चों को बोला गया कि भैया प्लीज अर्बन एरिया में जाओ, वहां पे जाके काम सीखो, वहां पे जाके पढ़ाई करो। चलो इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये चीज ट्रू है, ठीक है। हमने पीछे टेबल में भी तुम लोग देख सकते हो, इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों का ही ना सर्विस सेक्टर बहुत आगे है, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों का ही 54, 52, 57 सर्विस सेक्टर बहुत आगे है। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल सच है। Amongst the neighbors of India, China has the highest life expectancy rate, ये भी ट्रू है। इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरेटिवली चाइना का जो है सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो एक्सप्लेन वैलिड रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो ये चीज मैं ऑलरेडी ना आपको पहले समझा चुकी हूँ। मैंने क्या क्या इसमें आपको समझाया था, एक तो था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है चाइना में, ठीक है। पहली चीज क्या थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन चाइना। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कभी भी वहां पर जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई। दूसरी चीज था वॉलेटाइल एग्रीकल्चर सेक्टर, जो मैंने वो भी आपको समझा दिया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और उनका एग्रीकल्चर बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से, विच इज वाई उनका एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है गरीबी हमें ओवर द टाइम देखने को मिली थी पाकिस्तान में। एंड लास्ट था ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। तो जब रेमिटेंसेस आनी बंद हुई पाकिस्तान में फ्रॉम, उसके बाद से जो है पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा गरीबी में चला गया था जब रेमिटेंसेस आनी बंद हुई। तो 1, 2 एंड 3 तीन पॉइंट्स है, तीनों ही पॉइंट्स को आप यहाँ पे जाके एक्सप्लेन करके आओगे।
चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इंडिया अनाउंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951, ये चीज ट्रू है, इसकी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ 5 ईयर प्लान्स के बारे में। इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये चीज भी ट्रू है। तो तीनों ही देश पहले साथ के टाइम साथ ही साथ आजाद हुए 1947 1949 में, फिर तीनों ही देशों ने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग का जो सिस्टम था उसी को अपनाया गया। तीनों ही देशों ने ये चीज शुरू करी थी। इंडिया ने जो है अब 5 ईयर प्लान बंद कर दिए हैं, पर चाइना और पाकिस्तान में अभी भी 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया 1951 से उसने शुरू किया था अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके बाद 1956 में आया था एंड सो ऑन। 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर प्लान इंडिया के आते गए थे एंड चाइना और पाकिस्तान में भी सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिला था। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हमें दिखती हैं। चलो ये इसी के साथ हम यहाँ पर जो है अपने वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, या तो कंपैरिजन वाला आता है या फिर कई बार पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, या फिर कई बार चाइना के लिबर्टी इंडिकेटर्स इन चीजों पर भी आ सकता है, ठीक है, GLF वगैरह पे आ सकता है। तो ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा अपने आप में, क्योंकि एक अकेला चैप्टर 8 नंबर की वेटेज रखता है और उसमें 4 MCQ आएंगे। 4 MCQ बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 4 MCQ एक चैप्टर में से सोचो, ठीक है। तो पूरे का पूरा चैप्टर आप करके जाओ प्लीज, क्योंकि कहीं से भी MCQ आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी सीरीज जो है प्रीवियस क्वेश्चंस की खत्म हो गई है। बिजनेस स्टडीज के मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, इकोनॉमिक्स के मैंने सारे PYQ करवा दिए हैं, अकाउंट्स के सारे PYQ भी हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा बिजनेस स्टडीज का पेपर आने वाला है 22 तारीख को। तो अगर आप बिजनेस स्टडीज की मैराथन देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में, तो विल ऑल्सो वर्क ऑन बिजनेस स्टडीज का मैराथन, ठीक है। अभी के लिए सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की पूरी सीरीज को खत्म करो, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आज की डेट में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।